Welcome to my YouTube channel. Please guys subscribe करो and support करो. Chapter 5. आप लोगों को कुमार के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसको गलत समझ रहे हो, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हालत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं, अन्यथा कोई अपना घर नहीं छोड़ता। किसी को सुखविंदर की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी धनराज कहता है, सुखविंदर तुमको कुमार के पास जाना चाहिए, वो नादान है और ये बच्चे भी नादान। तुम कुमार के पास रहोगे तो उसको अच्छा। दिव्या भी अपने पापा की बात का समर्थन करते हुए कहती है, पापा ठीक कह रहे हैं अंकल। सबकी बात को सुनकर सुखविंदर सबसे अलविदा लेकर बाहर चला जाता है। बाहर आकर सुखविंदर कुमार को देखने लगता है, पर कुमार उसको नहीं दिखता। तभी वो काका दरवाज खटखटा कर जोर से कहता है ताकि कुमार को सुनाई दे सके, क्या दोस्त मुझसे भी नाराज हो क्या? दरवाजे की खटखट सुनकर कुमार काका गेट खोल देता है। सुखविंदर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और कुमार के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है, मुझे माफ करना दोस्त, मेरी वजह से तुमको तकलीफ हुई। मैं तुमको यहाँ नहीं लाता तो तुम्हारे पुराने जख्म हरे न होते। कुमार अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, अरे काका आपकी इसमें कोई गलती नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपसे। पता नहीं मुझे वहाँ क्या हो गया था। आपके दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसा लड़का है। एक छोटा सा मजाक सहन नहीं कर सका मैं। धनराज जी क्या सोचेंगे कि सुखविंदर के साथ वाला लड़का बदतमीज है। सुखविंदर कुमार को दिलासा देते हुए कहता है, अरे तुम रेग्रेट क्यों कर रहे हो, ठीक है न जो कुछ हुआ। और धनराज मेरा अच्छा दोस्त है तुम्हारी तरह, वो बुरा कुछ नहीं मानेगा, मेरी बातों का समझा। चलो अब चले, नहीं तो पूरी रात यही बितानी पड़ जाएगी। कुमार कहता है, आपको घर छोड़कर मैं ढाबे पर चला जाऊंगा। बारिश के मौसम में लोग ढाबे पर आएंगे तो ग्राहकी बढ़ेगी। सुखविंदर कुछ झूठ के गुस्से में कहता है, नहीं आज तुम भी घर चलोगे, ढाबे का क्या है और है न संभाल लेंगे। कुमार कहता है पर सुखविंदर बीच में ही कुमार की बात काटते हुए कहता है, पर वर कुछ नहीं, जस्ट मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। और कुमार मुस्कुराकर अक्सर कहता है। बारिश अब फिर से होने लग गई थी। कुमार और सुखविंदर घर की तरफ निकल गए थे। कुमार ज्यादातर ढाबे पर ही रहता था, वो सुखविंदर के घर कभी कभार ही जाता था। कुमार अपने मालिक यानी सुखविंदर के लिए जी जान से मेहनत करता था और सुखविंदर इस बात को भली भांति जानता था, तभी तो कुमार सुखविंदर का इतना चहेता था। कुमार गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में सुखविंदर की आंख लग जाती है। कुमार कुछ सोचते हुए सामने सड़क पर भरे पानी की तरफ देखता है और वो गहरी सोच में चला जाता है। कुमार सो रहा था, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर कहता है, सुना है तुमको बुखार हो गया है। कोई इतना कहकर कुमार को जगाने लग जाता है। वो आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी। कुमार के न उठने पर वही आवाज़ फिर से आती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए काली चाय बना देती हूँ, उससे कुछ राहत मिलेगी। तभी अचानक कुमार को कोई जोर से हिलाते हुए कहता है, ब्रेक मारो कुमार जल्दी। कुमार घबराहट के साथ अपनी यादों से बाहर आता है और तेजी से के ब्रेक लगता है और वो सामने देखता है, उसके सामने सड़क पर तेजी से एक गाय भागकर निकल जाती है। कुमार बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी सुखविंदर कहता है, आराम से बेटा, अभी एक्सीडेंट हो जाता। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि जो बीत गया उसको याद मत करो, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। हमको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। कुमार कुछ उदासी के साथ कहता है, सॉरी काका, पता नहीं कैसे पर मैं जितना पिछली बातों को भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही वो मुझे परेशान करती है। सुखविंदर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी चीज़ हो धीरे धीरे ही उसकी आदत छूटती है। एक दिन तुम्हारी यादें भी तुमको परेशान नहीं करेगी। ये बारिश भी न कमबख्त, सारा कसूर इसका है, न ये होती न तुमको वो याद आती। कुमार हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, आप कितने अच्छे हो न काका, केवल आप ही हो जो मुझे समझते हो, मेरा साथ देते हो। मेरे लिए आप किसी भगवान से कम नहीं हो। आपने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, कभी मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। आखिर मैं कैसे आपका ऋण चुका पाऊंगा। सुखविंदर कुमार के सर पर हाथ रखकर कहता है, भूल गया कि मैंने क्या कहा था। मैंने तुझसे एक वचन लिया था, समय आने पर मैं वो वचन तुमसे मांग लूंगा और हिसाब बराबर। इतना कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। कुमार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और सुखविंदर के घर की तरफ गाड़ी को ले लेता है। सुखविंदर कहता है, इस बारिश को देख रहे हो कुमार, पहले मुझको सबसे खराब मौसम लगता था, पर जब से तुमसे मिला ये बारिश मुझे तुमसे भी अच्छी लगने लग गई। कुमार इतरा के कहता है, अच्छा जी, तो अब हमारे बीच में ये बारिश लड़ाई करा देगी। कुमार और सुखविंदर की नोक झोंक चलती रहती है।
गाड़ी के पहिए समय की घड़ी की तरह घूमते रहते हैं। सड़क पर रात में गाड़ियों की हेडलाइट किसी आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। सड़क पर नाइट पॉल ऐसे लग रहे थे मानो किसी तराजू पर दो सूरज रख दिए हो। कुछ ही समय में कुमार और सुखविंदर घर पहुंच जाते हैं। कुमार गाड़ी रोकते हुए कहता है, लो सर, आ गया आपका राजमहल। सुखविंदर का घर एक पुराने जमाने की हवेली की तरह था। वो काफी बड़ा था। हवेली के चारों तरफ लाइट लगी थी। हवेली की बनावट सच में किसी महल की जैसी थी। सुखविंदर गाड़ी से उतरते हुए कहता है, चलो गाड़ी पार्क करके आ जाओ, अभी तो उनकी डांट भी खानी पड़ेगी। क्या पता वो कितना गुस्सा होंगी। इतना कहकर सुखविंदर गाड़ी से उतर जाता है और कुमार गाड़ी को पार्किंग कर आ जाता है और साथ में घर हवेली में जाने लग जाते हैं। सुखविंदर हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुल जाता है, पर हवेली के अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुखविंदर और कुमार हवेली के अंदर घुसने लग जाते हैं, तभी अचानक कोई कुमार का हाथ जोर से पकड़ लेता है। चैप्टर 6। सुखविंदर और कुमार हवेली के अंदर कदम ही रखते हैं कि अचानक से कोई कुमार का हाथ पकड़ लेता है। अंधेरा काफी था, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुमार कुछ नाटक करते हुए धीमी आवाज में कहता है, हमें पता चल गया आप कौन हो। कुमार की आवाज सुनते ही एक आवाज आती है, कुमार भाया आप। इतने में हवेली के अंदर की लाइट जल जाती है। ये लाइट सुखविंदर ने ऑन की थी। हवेली में रोशनी होते ही पता चलता है कि कुमार का हाथ एक 13 वर्षीय मासूम सी लड़की ने पकड़ रखा था, जिसका नाम सहर है। सहर एक हेल्दी लड़की है। कबीर को देखकर सहर काफी खुश हो जाती है, पर वो झूठ का नाटक करते हुए कहती है, हम आपसे बेहद नाराज है। कबीर अपने हाथ से सहर के गाल हल्के से छूकर कहता है, भला हमारी सहर महारानी आखिर हमसे नाराज क्यों है। सहर अपना चेहरा कुमार से फेरते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हो, इतने दिनों में आते हो, आपने पिछली बार भी कहा था जल्दी आऊंगा, पर पूरे 20 दिनों में आए हो। जाओ, हमको आपसे बात नहीं करनी। कुमार सहर के सामने जाता है और अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लग जाता है। उठक बैठक करते हुए कुमार कहता है, हमें माफ कर दीजिए प्रिंसेस, अब की बार जल्दी आऊंगा। अगर आप हमसे रूठ जाओगी तो हमारा मन कैसे लगेगा। आप चाहो तो हम रात भर उठक बैठक करेंगे, पर आपको इस बार तो हमें माफ करना पड़ेगा। कुमार की बात सुनकर सहर कहती है, चलो हम आपको माफ तो कर देंगे, पर आपको अगली बार से ध्यान रखना होगा कि हर सैटरडे को घर आना ही होगा। और कुमार जवाब में औक कह देता है। सहर फिर कहती है, पक्का प्रॉमिस करो भैया। कुमार रुकते हुए कहता है, जी पक्का प्रॉमिस। कुमार और सहर आपस में बात ही कर रहे थे कि सुखविंदर की आवाज आती है, सहर बेटे वर्षा दीदी चली गई क्या। सहर हाँ में जवाब देते हुए कहती है, हाँ पापा, वर्षा दीदी तो चली गई। सुखविंदर थोड़ा नाराज स्वर में कहता है, मैंने सोचा था कि वर्षा सहर का ख्याल रख लेगी, पर क्या पता आज कैसे वो सहर को अकेली छोड़कर जा सकती है। सुखविंदर कुछ सोचते हुए कहता है, सहर बेटे अब भैया को बिठाओगी भी या फिर बाहर ही खड़े रखोगी। सहर अपने सर पर खुद के हाथ से हल्का सा मारती है और कुमार से कहती है, ओ सॉरी भैया, आइए अंदर चलिए। कुमार अंदर आ जाता है और हॉल में एक सोफे पर बैठ जाता है। उसकी गोद में सहर भी बैठ जाती है। पास में रखी लकड़ी की कुर्सी पर सुखविंदर भी बैठ जाता है। सुखविंदर अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक से कोई पीछे से आकर सुखविंदर के कान में जोर से आवाज लगाता है, भू। अचानक से आए आवाज के कारण सुखविंदर थोड़ा डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वर्षा खड़ी थी, जिसने पिंक सूट सलवार पहन रखा था। वर्षा 22 वर्षीय गेहूं रंग की लड़की है। उसके लंबे खुले बाल है। वर्षा एक शरारती लड़की है। वो हमेशा खुश रहती है। योजक चिन्ह। वर्षा को देखकर सुखविंदर हैरानी के साथ कहता है, वर्षा बेटा तुम तो चली गई थी ना। वर्षा कुछ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चली गई थी। सुखविंदर कहता है, फिर तुम यहाँ कैसे हो। मुझे लगा तुम सच में चली गई सहर को अकेला छोड़कर। सहर बेटा आजकल आप बहुत शैतानी करने लग गई हो, लगता है आपकी क्लास लगानी पड़ेगी। सहर कहती है, ये सब तो वर्षा दीदी का आइडिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वर्षा कुमार की तरफ देखती है। कुमार की आंख लग गई थी, वो सोफे पर ही सो गया था। वर्षा सुखविंदर से कहती है, चाचा जी क्या ये ही है कुमार जिसकी आप हमेशा तारीफ करते रहते हो। सुखविंदर, हाँ बेटे यही है कुमार, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा था ना तुमको जरूर मिलाऊंगा, पर ये तो सो गया। वर्षा, कोई बात नहीं चचा जी, लगता है कुमार बहुत थक गया है,
इस वजह से उसकी आंख लग गई। कल सुबह कुमार से मिल लूंगी, फिलहाल तो आप खाना खा लीजिए। सुखविंदर कहता है नहीं, आज मन नहीं कर रहा है खाने का, पता नहीं क्यों पर आज भूख नहीं लग रही। वर्षा फिर कहती है पर कुमार को तो खाना खिला देते। सुखविंदर कहता है नहीं बेटी, कुमार आज खाना नहीं खाएगा, आज उसका मन उदास है, उसको आराम करने दो। वर्षा और चाचा जी पर कुमार को सोफे से तो उठाना पड़ेगा ना, कुमार को यहाँ थोड़ी सुला सकते हैं। सुखविंदर वर्षा की बात में हामी भरते हुए कहता है हाँ कुमार को मैं जगाता हूँ, इतने में तुम दूध गर्म कर लाओ। वर्षा हाँ में सर हिलाती है और किचन में चली जाती है। इधर सुखविंदर कुमार को जगाता है, कुमार बेटे उठो। कुमार उठ जाता है और आंख मलते हुए कहता है सॉरी काका, मुझे नींद आ गई। सहर कहती है भैया मुझे भी नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। सुखविंदर सहर को गोद में उठाते हुए कहता है बेटा आप मेरे साथ चलो, भैया आज बहुत थक गए हैं, भैया को अकेले सोने दो। सहर भी सुखविंदर का साथ देते हुए कहती है ठीक है पापा, मैं आपके पास सो जाऊंगी, भैया को अकेले सो जाने दो। सुखविंदर कुमार से कहता है बेटे तुम ऊपर वाले रूम में चले जाओ, ऊपर का कमरा साफ सुथरा है, वहाँ ज्यादा सामान नहीं है, तुम उधर आराम से सो सकते हो। कुमार सुखविंदर को बाय बोलकर ऊपर वाले रूम में चले जाता है। थोड़ी देर में वर्षा दूध गर्म कर लाती है और सुखविंदर को दूध का ग्लास देते हुए कहती है अरे कुमार कहाँ गया, आपने उसको नहीं बताया कि मैं दूध गर्म कर रही हूँ। सुखविंदर अरे सॉरी बेटा, सहर के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहा, वो ऊपर वाले रूम में है, मैं सहर को सुला देता हूँ, तुम जाकर कुमार को दूध दे दो। इतना कहकर सुखविंदर सहर को लेकर रूम में चला जाता है। वर्षा सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाती है। थोड़ी देर में वो कमरे तक पहुंच जाती है। वर्षा दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है कुमार क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वर्षा फिर से आवाज लगती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब की बार भी कोई आवाज नहीं आती है, पर दरवाजे के लॉक न होने के कारण दरवाजा खुल जाता है। कुमार लाइट ऑन करके ही सो गया था। कुमार को देखकर वर्षा कहती है अरे ये तो लाइट्स ऑन करके ही सो गया। वर्षा कुमार को जगाने लग जाती है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।